हेलो एवरीवन। आज हम आपके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस ओपैम के बेसिक से रिलेटेड है, उसी को करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंशियल गेन इज। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ कि ये क्या पूछना चाह रहा है, तो हमें इस ऑप्शन से पता लगेगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन में लिखा है, देखिए पहला वेरी हाई, वेरी लो, डिपेंडेंट ऑन इनपुट वोल्टेज अबाउट 100। तो देखिए डिफरेंशियल गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, जो कि दोनों इनपुट पे हमने दिया हुआ उन वोल्टेज का डिफरेंस। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए डिपेंड ऑन इनपुट वोल्टेज तो गलत हो गया, क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है। लो नहीं होता, क्योंकि ये इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जो इसमें बहुत हाई या प्राप्त होता है हमको, क्योंकि ऑपैम्प एक हाई गेन डिवाइस है, इसलिए वेरी लो भी गलत है। तो आउटपुट क्या होगा, वेरी हाई। अबाउट 100 नहीं होता, क्योंकि इसका गेन क्या होता है, बहुत हाई होता है, और हम ये नहीं कह सकते कि 100 ही होगा। ये तो उसके गेन पे और इनपुट डिफरेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो डिफरेंशियल गेन हमेशा क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ ए डी एम इक्वल टू 3500 एंड ए सी एम इक्वल टू 0.35 दिया हुआ है, और हमें सी एम आर आर पूछ रहा है। तो ए डी एम क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ए डी एम मानी डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, और ए सी एम मानी कॉमन मोड गेन। तो देखिए हमें सी एम आर आर का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। सी एम आर आर इक्वल टू क्या होता है, ए डी एम अपॉन ए सी एम। तो देखिए हमें ए डी एम दे रखा है कितना, 3500। ए डी एम कितना दे रखा है हमें, 3500, डिवाइड बाई क्या करेंगे हम, 0.35। तो देखिए ये हमारा सी एम आर आर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 35 कट गया, 100 ऊपर आ जाएगा, तो 1000। देखिए 10,000 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमें इसके लिए सी एम आर आर, जिसका पूरा नाम क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, उसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। वो क्या होता है, डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन का रेशियो होता है। और डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखिए इसने और दो चौथा ऑप्शन देखा 1 एंड 3, तो हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट आ चुका है। लेकिन अगर ये सेकंड के साथ में कोई और ऑप्शन देता या डेसिबल में देता, तो हमें वहाँ पे भी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें इसे डेसिबल में कन्वर्ट करना होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विथ 0 वोल्ट ऑन बोथ इनपुट ऑपैम्प आइडियली शुड हैव एन आउटपुट। तो देखिए जब हमने दोनों इनपुट पर 0 वोल्ट दिया है, उस केस में हमें आइडियली क्या आउटपुट प्राप्त होगा, इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये आइडियली दिया हुआ है। तो आइडियली आउटपुट क्या होता है, देखिए जब हमने दोनों इनपुट पे 0 वोल्ट दे रखा है, देखिए मैंने दोनों पे क्या दे रखा है, 0 वोल्ट दे रखा है, मतलब कॉमन है। तो आउटपुट भी क्या आएगा मेरा, 0 आएगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, गेन मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस ऑफ इनपुट। तो देखिए डिफरेंस ऑफ इनपुट कितना है, 0। तो 0 से जब गुना करें तो आउटपुट भी क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। तो ऑप एम्प का आइडियली क्या होगा, 0 होगा। और देखिए दूसरी चीज़ ये, जब दोनों इनपुट पे 0 दे रखा है और आउटपुट 0 आ रहा है, तो ये मतलब हम ऐसे भी कहें कि ऑप एम्प में ऑफसेट जो वोल्टेज होती है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये, द आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑप एम्प इंक्रीजेज 8 वोल्ट इन 12 माइक्रोसेकंड, द स्लू रेट इज। तो देखिए स्लू रेट निकालनी है हमें। तो स्लू रेट के बारे में हमें पहले फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो कि स्लू रेट क्या होती है, स्लू रेट का फॉर्मूला होता है डी वी नॉट अपॉन डी टी, और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए ये तो आउटपुट वोल्टेज और टाइम का रेशियो होता है। तो आउटपुट वोल्टेज हमें कितनी प्राप्त हो रही है, 8 वोल्ट। कितने टाइम में प्राप्त हो रही है, 12 माइक्रोसेकंड में। तो हम इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, 8 डी वी नॉट अपॉन 12 माइक्रोसेकंड। तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 8 3 12, 2/3 आ गया, जिसकी वैल्यू कितना आएगी, 0.67।
0.67 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में आ रहा है 0.67 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। तो इसके लिए स्लू रेट का हमको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। स्लू रेट का फॉर्मूला क्या होता है? dV0/dt की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमें फिक्स दिया हुआ है, मैक्स इंक्रीज करके यहाँ 8 वोल्ट पे पहुँच रहा है, तो यही हमारी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी जहाँ पहुँच रहा है। तो 8 वोल्ट हो गया dV0 की वैल्यू, और dt की वैल्यू कितनी होगी? 12 माइक्रो सेकेंड। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं निगेटिव फीडबैक। देखिए फिर ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं पता चल रहा, तो हमें इसके ऑप्शन ही चेक करने होंगे। पहला कह रहा है ये इंक्रीज द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, इंक्रीज द, सेकंड कह रहा है इंक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस एंड बैंडविड्थ, थर्ड कह रहा है डिक्रीज द आउटपुट इम्पीडेंस एंड बैंडविड्थ, फोर्थ डज नॉट अफेक्ट द इम्पीडेंस और बैंडविड्थ। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए निगेटिव फीडबैक वैसे जनरली चार टाइप से हो सकता है, करंट सीरीज, करंट शंट, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट। लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी हम ओपैम के टर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो ओपैम में हमें देखिए इनपुट इम्पीडेंस हाई चाहिए होती है और बैंडविड्थ भी क्या होती है? हाई होती है। तो हम वहाँ जब भी निगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो हमारा इनपुट इम्पीडेंस और बैंडविड्थ दोनों क्या हो जाती है? हाई प्राप्त होती है। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज RI of 1 किलो ओम एंड RF of 100 किलो ओम। मतलब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिया हुआ है हमें, और उसमें RI और RF की वैल्यू दी हुई है, और क्लोज लूप वोल्टेज गेन के बारे में बात की है। तो देखिए अगर हम इसका एक सिंपल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, तो देखिए इसने क्या कर रखा है? नॉन इन्वर्टिंग दे रखा है, तो इसका मतलब इनपुट कहाँ दे रहा है? ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहा है। और बाकी पे क्या कनेक्ट कर रखा है? दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं, एक RI और एक RF। तो ये तो हो गया हमारा RF, और ये हो गया हमारा RI, और इसको किससे कनेक्ट कर रखा है? ग्राउंड से। और ये क्या आ गया? हमारा V0 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा हो गया? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया सॉरी। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन का फॉर्मूला क्या होता है? वी आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन RI इंटू V0। ठीक है, तो देखिए अब इसमें RF और RI की वैल्यू हमको दे रखी है। RF की वैल्यू कितनी है? 100 के। तो इसमें वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा? वी आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस 100 अपॉन, और इसकी RI की वैल्यू कितनी देखिए? 1 के। तो के से तो के कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा? VI। और जबकि गेन क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट। तो V0 बटा VI इक्वल टू कितना आएगा? देखिए के से के कट गया, 1 प्लस 100 कितना आएगा? 101। तो हमारा गेन क्या हो जाएगा? 101। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, 101। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें कहता है इफ फीडबैक रजिस्टर इन अबव क्वेश्चन इज ओपन एंड द वोल्टेज गेन क्या होगा? अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मेरी RF ओपन हो जाए, मतलब RF की वैल्यू क्या हो जाए? इन्फानाइट हो जाए, तो उस केस में वोल्टेज गेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इफेक्ट नहीं करेगा? ये डिपेंड करेगा। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला देखा, V0 इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन RI इंटू VI। अब देखिए ये RF की वैल्यू 100 के से इन्फाइनाइट जा रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या कर रही है? मेरी इंक्रीज कर रही है। अगर ये वैल्यू मेरी इंक्रीज करेगी, जो कि कहाँ है? न्यूमरेटर में है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगी? मेरी इंक्रीज करेगी। तो मेरा आउटपुट वोल्टेज भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीज करती है। और देखिए ये RI पे क्या डिपेंड कर रही है? नहीं, क्योंकि देखिए RF की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी तो RI पे डिपेंड नहीं कर रही है। इज नॉट अफेक्टेड, ऐसा नहीं है, क्योंकि इफेक्ट तो कर रही है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जा रही है। डिक्रीज, डिक्रीज ये करेगी नहीं। देखिए एक्चुअली इसकी वैल्यू इन्फानाइट प्राप्त होगी, जो कि इन्फानाइट हमें पॉसिबल नहीं है। इन्फानाइट पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगी? एक हाई वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि किसके बराबर होगी? सैचुरेशन वैल्यू के बराबर होगी। तो सैचुरेटेड वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? हायर वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। और वोल्टेज फॉलोवर इज, देखिए हमें पहले तो वोल्टेज फॉलोअर का सर्किट डायग्राम ध्यान होना चाहिए, फिर उसकी प्रॉपर्टी ध्यान होना चाहिए। देखिए वोल्टेज फॉलोअर कैसे बनता है? ये देखिए इस तरह का सर्किट डायग्राम होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? वोल्टेज फॉलोअर कहते हैं। देखिए क्योंकि
इसमें निगेटिव फीडबैक दे रखा है, वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी काम करेगी। तो यहाँ वी आई है तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी आई होगा। और ये वी आई किसके बराबर हो जाएगा, आउटपुट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए पहला ऑप्शन कहता है हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ 1। तो देखिए वी आउटपुट बटे वी आई कितना निकल के आ रहा है मेरा 1। तो हाँ मेरा वोल्टेज गेन क्या होता है, 1 होता है। नॉन इन्वर्टिंग, देखिए मैंने इनपुट किस पे दिया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। हैज़ नो फीडबैक रजिस्टर, हाँ देखिए फीडबैक में डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है, कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। तो ये कोई फीडबैक रजिस्टर नहीं रखता, इसलिए ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओपैम्प कैन एम्पलीफाई। तो देखिए ओपैम्प किसे एम्पलीफाई कर सकता है, ऑप्शन दे रखे हैं। एसी सिग्नल हाँ कर सकता है, डीसी सिग्नल हाँ कर सकता है, बोथ एसी एंड डीसी सिग्नल यस। ये एसी और डीसी सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है, मतलब कि हम ऑप एम्प के इनपुट पे हम एसी और डीसी दोनों तरह के सिग्नल को दे सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। इनपुट ऑफसेट करंट इक्वल्स द। तो देखिए इनपुट ऑफसेट करंट किसके बराबर होती है, तो इनपुट ऑफसेट करंट का हमें फॉर्मूला पता है। इनपुट ऑफसेट करंट क्या होती है, जो भी दोनों बेस पे करंट होती है उन दोनों का एल्जेब्रिक क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखिए ये जब हम बनाते हैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और हमने जब दोनों पे कोई भी सोर्स नहीं कनेक्ट किया हुआ उस समय पे जो यहाँ पे दोनों में करंट फ्लो हो रही होती है, वो जो दोनों करंट है उन दोनों का जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है वही किसके बराबर होता है, इनपुट ऑफसेट करंट के बराबर होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या देगा, डिफरेंस बिटवीन टू बेस करंट। हाँ सही बात है, यही होता है, एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है। एवरेज ऑफ टू बेस बेस करंट नहीं, ये तो क्या बन जाएगा हमारा, एवरेज ऑफ टू बेस करंट तो ये नहीं होता। थर्ड होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय द करंट गेन, नहीं ये भी नहीं होता। नन ऑफ दिस, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू बेस करंट। अगर हम ये एवरेज निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, बायस करंट। तो ये कि ये बायस करंट नहीं दे रखे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। देखिए द कॉमन मोड वोल्टेज गेन इज। देखिए कॉमन मोड वोल्टेज गेन इज वी नॉट बटा वी आई। कॉमन मोड वोल्टेज गेन, देखिए वोल्टेज गेन तो वी आई और अपन वी इनपुट ही होता है। अब कॉमन मोड में मैंने इनपुट क्या दिया है, कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज दिया है, जो कि मैंने दोनों पे कॉमन कर रखा है। तो देखिए जब मैं कॉमन वोल्टेज दूंगा तो दोनों का डिफरेंस आउटपुट होने के बस, दोनों पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, आइडियली बात करूँ तो जीरो, तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, लगभग जीरो के आसपास वैल्यू आ रही होगी, जो कि हमेशा डिफरेंशियल वोल्टेज गेन से क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द इनपुट स्टेज ऑफ ओपैम इज यूजुअली है। तो ओपैम की इनपुट स्टेज यूजुअली क्या होती है, तो देखिए अगर ब्लॉक डायग्राम ध्यान हो तो ब्लॉक डायग्राम में इनपुट स्टेज जो सबसे पहले पहले इसमें चार ब्लॉक्स होते हैं, जिस जिसमें कि सबसे पहला ब्लॉक क्या होता है, ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो क्या होता है इसमें, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। क्लास भी पुश पुल एम्पलीफायर सबसे लास्ट में लगाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट कैन नॉट फ्लो टू ग्राउंड थ्रू। ये पूछ रहा है कि करंट ग्राउंड के थ्रू फ्लो क्यों नहीं होती है, इनमें से कौन सा कारण है, मैकेनिकल ग्राउंड, एसी ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड, ऑर्डिनरी ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड के कारण फ्लो नहीं होती है। देखिए वर्चुअल ग्राउंड में दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज तो सेम होती है, निगेटिव फीडबैक में जब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप एम्प में, तो यहाँ पे देखिए दोनों नोड पे वोल्टेज तो सेम होती है लेकिन करंट की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये वोल्टेज सेम है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सेम होने की वजह से वोल्टेज तो सेम हो जाती है लेकिन करंट इसमें से फ्लो नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो ये वर्चुअल ग्राउंड के कारण करंट फ्लो नहीं होती ग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंसेप्ट स्टेट्स दैट if one input terminal of an op amp is at zero potential then the other will be at zero potential। इसमें ये पूछ रहा है वो कौन सा कंसेप्ट है जिसमें कि एक इनपुट टर्मिनल पर, op amp के एक इनपुट टर्मिनल पे जीरो पोटेंशियल दिया जाए जबकि दूसरे पे
दूसरा भी किस पे हो, जीरो पोटेंशियल पे होगा। तो देखिए अभी हमने ऊपर वाले पे डिस्कस किया, ये केवल वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी के कारण होता है कि अगर इस पॉइंट पे अगर जीरो वोल्ट है तो दूसरे पे भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ये किसके कारण होती है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के कारण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो सी एम आर आर ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन बी इम्प्रूव बाई डिक्रीजिंग। तो देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सी एम आर आर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस चीज़ को घटाकर बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए हमें सी एम आर आर का फॉर्मूला पता है, ए डी अपॉन ए सी। तो देखिए सी एम आर आर कब बढ़ेगा, जब ए डी को तो बढ़ना पड़ेगा और ए सी को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। तो जो कॉमन मोड वोल्टेज गेन है उसको घटाना पड़ेगा, तब भी हमारा सी एम आर आर क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसको डिक्रीज करना पड़ेगा, कॉमन मोड वोल्टेज गेन को। ओके।